हेलो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th के अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर डिस्कस। इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। बच्चों आप हमारी रिवीजन वीडियो से सारा अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। नेक्स्ट मंथ आपके फाइनल एग्जाम्स हैं और इसीलिए हम हर चैप्टर का रिवीजन बहुत थॉरोली कर रहे हैं। तो सर आज इस वीडियो में आप हमें जीएसटी के बारे में क्या पढ़ाएंगे? तो बच्चों आज हम जीएसटी का पूरा ओवरव्यू लेंगे जो हमने अपने मेन लेक्चर्स के अंदर सीखा था रिलेटिंग टू जीएसटी। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको याद दिलवाता हूँ, मैंने आपको बताया था जीएसटी में कि पहले हमारे भारत वर्ष में अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। फिर सरकार का फोकस था कि इन सारे टैक्सेस को मिलाया जाए, एक बनाया जाए, और कई वर्षों की मेहनत के बाद इसको एक बनाया गया और काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक नया टैक्स बनाया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपको बताया था कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 5 तरह के प्रिस्क्राइब्ड रेट्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जो अलग अलग कैटेगरीज के सामानों पर अलग अलग लगते हैं, जो फिलहाल वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सरकार ये टैक्स क्यों लेकर आई थी, इसके भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे। इससे बिजनेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। पहले टैक्स पर टैक्स लगा करता था, यानी कैस्केडिंग ऑफ टैक्स होती थी, उसको हटा दिया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इससे थोड़ा सा आसान हो जाती है। विदेशी मुद्रा या विदेशी लोग भारत में ज़्यादा निवेश करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, तो वो मैंने आपको कहा था कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी जितना वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स लगता है। ये एक सप्लाई बेस्ड टैक्स है, यानी कि शॉपकीपर इसको चार्ज करता है। तो जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने वाले से ये पैसे लेता है शॉपकीपर, और सरकार शॉपकीपर से वो टैक्स ले लेती है। बाकी ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पर सामान पहुंचता है वहां पर इस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। पहले थोड़ा उल्टा होता था, पहले अगर सामान फैक्ट्री की चेन्नई में की फैक्ट्री में बना तो वहाँ टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब चेन्नई की फैक्ट्री की बजाय दुकान पर सामान पहुँचने के बाद टैक्स लिया जाता है, तो इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। अब हम मेन कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं जो आपको मैंने सिखाए थे, जो हमें क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझने। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से रिवाइज करना। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक होती है इंटर स्टेट सेल, जो आप पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के दुकानदार में हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अगर हम पंजाब में सामान बेचते हैं या तमिलनाडु में सामान बेचते हैं तो इसे कहते हैं इंटर स्टेट सेल। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही सामान बेचते हैं किसी को भी, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 तरह की सेल होती हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब वो क्यों पढ़ाते हैं? जब आप अपने ही स्टेट के अंदर सामान बेचते हो यानी इंट्रा स्टेट, तो जो भी जीएसटी होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो लेट से जीएसटी है 18%, तो आधा जीएसटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी केंद्र सरकार को, जो बन गया सीजीएसटी, और आधा मिलेगा स्टेट राज्य सरकार को, जो बन गया एसजीएसटी। तो 9% सेंट्रल को, 9% स्टेट को। लेकिन अगर आप करते हो इंटर स्टेट सेल, यानी वो येलो कलर वाली ऊपर उधर देखना, यूपी का आदमी एमपी में सामान बेच रहा है, तो जो जीएसटी होता है 18%, वो आधा नहीं बटता, वो जितना भी बटेगा वो सरकार के अपने नियम है, वो आप छोड़ो, लेकिन हम उस जीएसटी को कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो आप नाम देख रहे हो आईजीएसटी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन हम अब जीएसटी वर्ड बोल देंगे, बाकी सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये डिपेंड करेगा इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट उसके नेचर पर। अच्छा जी, अब जीएसटी लगता कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई थी आपको, बड़े ध्यान से सुनना। जब आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स खरीदने के समय आप जीएसटी का पैसा पे करते हो, तो आप लिखते हो इनपुट वर्ड, इनपुट जीएसटी, जो आपके लिए एक एसेट है। और अगर आप गुड्स बेचते हो, अगर आप बेचने वाले व्यक्ति की देखो किताबें, तो वो करता है इनपुट का उल्टा आउटपुट जीएसटी, और वो उसके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि वो जीएसटी कलेक्ट करता है, उसे वो जीएसटी सरकार को पे करनी है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जो सिखाई थी कि गुड्स खरीदते समय, खर्चा करते समय आप जीएसटी पे करते हो तो डेबिट करना है, और अगर सेल करते हो तो सेल करते समय जीएसटी क्रेडिट करना है, जिसका नाम है आउटपुट जीएसटी। तो ये हो गई कहानी। बाद में आपको सिखाएंगे कि
कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी आपस में कट जाते हैं, जिसको सेट ऑफ बोला जाता है। अच्छा जी, फिर एक टॉपिक और आपको सिखाया था जिसका नाम था रिवर्सल ऑफ जीएसटी। वो कैसे काम करता है? अब मान लो आपने पहले गुड्स परचेज करे, ऊपर देखो येलो कलर में, तो आपने इनपुट जीएसटी को डेबिट करा। अब अगर वो गुड्स आप रिटर्न कर दोगे, परचेज रिटर्न, तो फिर इनपुट जीएसटी को क्रेडिट भी करना पड़ेगा नीचे। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखो सेल करी आपने, उधर देखो, तो सेल करने पर आपने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करा, लेकिन अगर सेल रिटर्न हो गई तो फिर उसी आउटपुट जीएसटी को डेबिट भी करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको सिखाई थी, जिसको हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी कहते हैं। बाकी और भी इसके कुछ केसेस हैं, जैसे इनपुट जीएसटी आपका ड्राइंग्स अगर हो गई, मतलब गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर या चैरिटी में दे दिए, फ्री सैंपल में दे दिए, इसमें भी रिवर्स होगा। और इसी तरह आउटपुट जीएसटी भी सेल रिटर्न हो, डिस्काउंट अलाउड हो, उसमें भी रिवर्स होगा। वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। फिर एक थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ाया था, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में सरकार ने ये नियम बना रखा है कि हम दुकानदार से नहीं लेंगे जीएसटी, जो ग्राहक है उसकी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम हमें जीएसटी पे करोगे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। 3 मेन एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए थे। पहला, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से गुड्स खरीदते हैं तो। दूसरा, अगर आप किसी लॉयर को फीस पे कर रहे हैं तो। और तीसरा, अगर आप कॉपीराइट का यूज़ करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं तो इन तीनों केसेस में जो खरीदने वाला व्यक्ति है वही सरकार को जीएसटी भी पे करता है। जिस आदमी को पैसा कलेक्ट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, उसकी कोई लाइबिलिटी सरकार ने नहीं लगा रखी। तो इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज, यानी कि जो व्यक्ति खरीद रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसी की ड्यूटी है सरकार को भी टैक्स जमा करेगा, दैट इज रिवर्स चार्ज। अच्छा जी, बाकी कुछ और बातें बताई थी आपको कि जैसे मान लो आप गुड्स परचेज करते हो तो आप इनपुट जीएसटी को डेबिट कर देते हो, वो एक एसेट हो गया। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, फूड और बेवरेज का कोई बिल आपने दिया, तो उस समय जो जीएसटी होता है वो कोई एसेट नहीं है, वो आप अलग से डेबिट नहीं करोगे, वो आपके नॉर्मल खर्चे की तरह ही रेस्टोरेंट एक्सपेंस में जुड़ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो आपने रिपेयर करवाई बिल्डिंग, तो उसमें जो आप जीएसटी पे करोगे तो वो कोई एसेट नहीं है, वो भी आपका नॉर्मल रिपेयर के खर्चे में ही जुड़ जाएगा। ये बात आपको सिखाई थी। फिर एक थ्योरेटिकल पॉइंट और बताया था इसमें कि भाई कुछ चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता। सर किस पर नहीं लगता? सैलरीज और वेजेस पर, एजुकेशनल सर्विसेज पर, इलेक्ट्रिसिटी पानी पर, या आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो, या हेल्थ सुविधाओं पर, कंसल्टिंग ओनली, इन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो ये भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। चलो सर हमें ये बताओ कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से जो मैंने आपको मेन लेक्चर्स में क्वेश्चंस करवाए थे एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी के, आप उनको रिफ़र कर सकते हो बेहतर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन हाँ, उन्हीं की ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिखाए थे। पहले मैंने आपको गुड्स परचेज करना सिखाया था और उसमें जीएसटी का यूज़ किस तरह से करना है अगर साथ में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब कुछ हो। तो आप एक प्रोसेस को ध्यान से देख लो कि जो भी हमारे गुड्स हैं जो हमने खरीदे, थोड़े से कैश में, थोड़े से क्रेडिट में, उन्हें अलग कर लिया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले हम माइनस करते हैं, जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। तो हमारी वैल्यू बची, परचेज वैल्यू 45,000। फिर हम कैश डिस्काउंट जो माइनस करते हैं वो सिर्फ कैश वाले पोर्शन पर ही माइनस करते हैं। आप जानते हो क्रेडिट परचेज पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू ब्लू कलर में आ गई 44,100 और 45,000। फिर इस पर हम जीएसटी ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना, पहले डिस्काउंट माइनस करें, फिर जीएसटी ऐड कर लिए, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और फिर हमारे दोनों को जोड़कर टोटल वैल्यू आ गई इनवॉइस वैल्यू। उस हिसाब से हमने एंट्री कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, यानी कि जो हमारी परचेज वैल्यू थी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, जो हमारे निकले दोनों को जोड़कर 8019। 2 रणबीर कपूर हमारा एग्जाम्पल था, क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर जो था उसमें क्रेडिटर की वैल्यू आ गई। 2 कैश अकाउंट में हमारे कैश की पेमेंट की वैल्यू आ गई, और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड में हमारा कैश डिस्काउंट आ गया। तो ये एग्जाम्पल आपको सिखाया था, इसको आप अच्छे से देखो, समझो, करो 2 बार, 3 बार, 10 बार, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। उसके बाद इसी तरह गुड्स बेचना सिखाया था, उसमें भी कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस एंट्री सेल वाली बन जाएगी। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंदर जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ। तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। बाकी फिर हमने क्वेश्चंस करे थे, वो तो सब बेसिक्स हैं। देखो इसमें सब में जब हम गुड्स खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, तो इनपुट जीएसटी देखो डेबिट हो रहा है,
और अगर हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो रहा है। बाकी जो नॉर्मल खर्चे हैं वो एज इट इज़ चलेंगे। इसी तरह फिर हमने और क्वेश्चंस करे थे। अब जैसे यहाँ पर देखो एक रिवर्सल का पॉइंट आया जीएसटी का, हमने गुड्स परचेज करे थे तो जीएसटी डेबिट हो रहा था, अब वही गुड्स जल गए तो फिर अब जीएसटी इनपुट क्रेडिट भी करेंगे, तो ये रिवर्सल ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट हो गया था। बस उसी तरह ये सब बातें, ये सब एंट्री नॉर्मल। इसी तरह देखो गुड्स हमने चैरिटी में दिए तो फिर से हमारे जीएसटी क्रेडिट करना पड़ेगा इनपुट जीएसटी, तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट हो गया था। बाकी बच्चों ये सब क्वेश्चंस आपको करवाए थे वो आप मेन लेक्चर से देख सकते हो। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, ये बस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसी पर जीएसटी का एप्लीकेशन आपसे ज़्यादातर पूछता है। अच्छा जी, फिर इन सब बेसिक क्वेश्चनों के बाद मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे जो यहाँ से शुरू हो रहे थे कि जिसमें अब सब्सिडरी बुक मान लो बनाने को आ जाए विद जीएसटी तो कैसे फॉर्मेट बनेगा। तो देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, जीएसटी के साथ अगर कोई भी सब्सिडरी बुक आए आप अपना नॉर्मल फॉर्मेट बनाना, सारी एंट्री नॉर्मल करना जो भी है, ठीक है। अब मान लो जैसे 4 अप्रैल को एक एंट्री है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश प्लस CGST GST ये आ गया, तो आप इसकी एंट्री देखो क्या करोगे। पहले जर्नल एंट्री सोचो, वो बादल में लिखी है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये सोचो इस एंट्री की पोस्टिंग कैश अकाउंट में करनी है तो कैसे करोगे। मान लो सोचो, सोच लिया सर, आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखोगे, है ना, ऐसे ही करोगे। बाय परचेज 4000, बाय इनपुट CGST 240, बाय इनपुट SGST 240, बस। तो आपको ऐसे पोस्ट करना है, सिंपल। तो देख लो ये रही कैश बुक, तो 4 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे देखो क्या लिखा है, बाय परचेज क्रेडिट साइड में देखना 4000, बाय इनपुट CGST 240, बाय इनपुट SGST 240। इसी तरह मान लो आपने सेल करा होता, जैसे फर्नीचर बेचा है, ये देखो वो भी देख लो। तो फर्नीचर बेचने की 20 अप्रैल को हम क्या एंट्री करते हैं, ये देखो फर्नीचर बेचने की 20 अप्रैल को क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब आप ये सोचो इससे मैं कैश अकाउंट में पोस्ट करूँगा तो कैसे पोस्ट करूँगा, तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख दोगे टू फर्नीचर, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो बेसिकली आपको नॉर्मल पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी। तो ये तो हो गई कैश बुक GST के साथ। अब मान लो परचेज बुक बनाने को आ जाए, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। अब करना क्या, लॉजिक देख लेना। बेसिक परचेज बुक तो आपको बनाने को आती ही है ना, डेट पर्टिकुलर नाम लिख लिया, उसके बाद LF डिटेल्स लिख ली। अब डिटेल बड़े ध्यान से देखो कैसे करना है आपको। पहले आप अपने जो आइटम्स हैं वो लिख लोगे, लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 6300, और फिर ऐड करोगे CGST और SGST जो आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो 378 GST जुड़ गया, तो फाइनल वैल्यू आ गई 7056। तो कॉस्ट में आप लिखोगे 6300, इनपुट GST 378, इनपुट SGST 378 और टोटल वैल्यू बाहर 7056, बस। ऐसी अगले में भी, इसमें IGST है तो वो ऐड कर दिया, ऐसी अगले में भी, इसमें भी IGST है तो वो ऐड कर दिया। अच्छा हाँ, इसमें देखो फ्रेट भी था, तो फिर से प्रोसेस याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर वैल्यू आ गई, फिर प्लस फ्रेट तो टैक्सेबल वैल्यू आ गई, और फिर सबसे लास्ट में प्लस GST, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 8176। तो ये आपकी हो गई परचेज बुक और GST के कॉलम के साथ। इसी तरह मान लो सेल्स बुक आ जाए GST के कॉलम के साथ, तो फिर क्या करना है, वही। अब पहले आइटम लिखा, लेस करा ट्रेड डिस्काउंट तो वैल्यू आ गई, और फिर ऐड करना है GST, ये देखो सेम प्रोसेस। तो जैसे परचेज बुक में प्रोसेस, वैसे ही सेल्स बुक में देख लो, सिंपल। लास्ट वाला भी देख लो, पहले आइटम लिख लिए, फिर लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, वैल्यू आ गई, फिर ऐड कर दिया फ्रेट, फिर टैक्सेबल वैल्यू आ गई, और फिर सबसे लास्ट में ऐड कर दिया GST, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई 14560। तो भाई ओके है, देख लो। बाकी एक बार खुद अपने हाथों से निकाल के देख लेना। अच्छा, अब सब कुछ कर आने के बाद फाइनली एक लास्ट टॉपिक जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है तो करना तो पड़ेगा एंट्री में। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। अब सेट ऑफ का बेसिक मतलब ये होता है, अब ध्यान से सुनना, आउटपुट GST एक लायबिलिटी है, हमें सरकार को देनी है,
और इनपुट जीएसटी एक एसेट है, इसका मतलब है हमें सरकार से लेना है। तो हमें सरकार से लेना भी है, सरकार को देना भी है। तो भाई एक ही आदमी से लेना है, उसी आदमी को मान लो देना है ना। तो आपसे मान लो मुझे लेना भी है और आप ही को देना भी है, तो हम आपस में क्या करेंगे, कहेंगे चलो ठीक है काम करते हैं, मुझे 100 रुपये लेने थे और 80 रुपये देने थे। तो मैं ऐसे ही करूँगा ना कि इसको आपस में नेट ऑफ करके कहूँगा चलो आप 20 रुपये मुझे दे दो। तो बस वही हम सरकार के साथ करते हैं, इसको सेट ऑफ बोल देते हैं। तो इसका प्रोसेस रटना है बच्चों, वो तो देखो आपको रटना पड़ेगा, नियम है, मैं तो बदल नहीं सकता, तो नियम तो रटने पड़ेंगे, नहीं तो फर्रे बना के ले जा रहा हूँ। When input IGST is greater than output IGST, तो ये केस 1 है। और अगर उल्टा है, when input IGST is less than output IGST, तो केस 2 है। तो बस ये 2 केसेस हैं, ये याद रखने। बाकी सेट ऑफ कैसे होता है, पहले केस में सबसे पहले हम इनपुट IGST से आउटपुट IGST कट करेंगे, फिर इनपुट IGST अगर बच गया जितना भी, उससे इनपुट आउटपुट CGST कट करेंगे, फिर इनपुट IGST और जितना बच गया उससे आउटपुट SGST कट करेंगे। तो शुरू के 3 स्टेप तो इनपुट IGST को कट करने में निकल जाएंगे, फिर इनपुट CGST से आउटपुट CGST और लास्ट में इनपुट SGST से आउटपुट SGST कट कर देंगे, फिर जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। एक डेमो देख लेंगे। अच्छा जी, केस 2 में इनपुट IGST से आउटपुट IGST कट करेंगे, फिर इनपुट CGST से आउटपुट CGST कट करेंगे, फिर इनपुट SGST से आउटपुट SGST कट करेंगे। तो शुरू के 3 स्टेप तो अपने हो गए। इनपुट IGST से आउटपुट IGST, इनपुट CGST से आउटपुट CGST, इनपुट SGST से इनपुट आउटपुट SGST। लास्ट में फिर हम इनपुट CGST से आउटपुट IGST जो भी बचा होगा वो कट करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में इनपुट SGST से जो भी आउटपुट IGST बचा होगा वो कट कर देंगे, और जो बचेगा वो हो जाएगा। बाकी इसकी एंट्री होती है, आउटपुट वाले को डेबिट करना है और इनपुट वाले को क्रेडिट करना है। इसका मतलब होता है सेट ऑफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका एक एग्जांपल्स आपको करवाए थे, देखो जैसे केस 1 का। तो केस 1 में इस तरह की टेबल दे रखी होगी। केस 1 का मतलब है कि आपका इनपुट IGST है देखो 6.5 लाख, लेकिन इनपुट आउटपुट IGST है 5,25,000। तो इनपुट IGST ज़्यादा है, तो सबसे पहले स्टेप में हम इनपुट IGST से आउटपुट IGST कट कर देंगे, तो 5,25,000 उड़ गया। फिर बचे हुए इनपुट IGST से आउटपुट CGST कट कर देंगे, तो जो भी था वैल्यू वो कट हो गई, 1,25,000 कट हो गया। फिर उसके बाद अगला स्टेप था इनपुट IGST से आउटपुट SGST कट कर देंगे, जो भी होगा। फिर चौथा स्टेप था जो आप रेड कलर में जहाँ पे 4 नंबर देख रहे हो, इनपुट CGST से आउटपुट CGST कट कर देंगे। और 5वां स्टेप था इनपुट SGST से आउटपुट SGST कट कर देंगे। तो आपका फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो ये, इनपुट IGST तो सारा कट हो चुका होगा तो निल, GST सिर्फ आपका बचेगा 2,25,000। ये है डेबिट मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आपको सरकार से लेना है, तो ये आपका इनपुट CGST बचा होगा। और इसी तरह SGST आपका बचा होगा 1 लाख डेबिट यानी रिसीवेबल, यानी ये भी आपको सरकार से लेना है, यानी कि एसेट इनपुट SGST। तो ये आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको मेन लेक्चर में करवाया था। लेकिन ध्यान क्या रखना है, रूल, अगर केस 1 है तो ये इसी ऑर्डर में काटने हैं आपको, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। और अगर केस 2 है तो फिर इसी ऑर्डर में काटने। देखो हमने स्टेप केस 2 का भी एक क्वेश्चन करा था, ये रहा, देखो ये तो 1 का है, ये रहा केस 2 का भी। इस बार इनपुट IGST कम है और आउटपुट IGST ज़्यादा है, 3,25,000। तो इस बार केस 2 है, तो केस 2 में केस 2 के स्टेप लगेंगे कि पहले इनपुट IGST से आउटपुट IGST कट गया, इनपुट CGST से आउटपुट CGST कट गया, इनपुट SGST से इनपुट आउटपुट SGST कट गया। उसके बाद जो भी आउटपुट IGST बचा वो इनपुट CGST से कट हो जाएगा, और लास्ट में आउटपुट IGST इनपुट SGST से कट हो जाएगा। और फाइनली करते करते IGST तो निल बचेगा, CGST बचेगा सिर्फ 25,000 डेबिट मतलब रिसीवेबल लेना है, और SGST बचेगा 1 लाख डेबिट यानी कि जो लेना है। तो ये इस तरह से 2 केसेस होते हैं प्यारे बच्चों GST के सेट ऑफ को लेकर। तो देखो ये हमने केस 2 के भी एग्जांपल्स करे थे, तो आप चाहें तो इन्हीं को दोबारा से रिपीट कर सकते हो। और देखो इसकी एंट्री ये होती है सेट ऑफ करने की, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी करवाई थी। एंट्री सेम है, आउटपुट वाले को हमेशा डेबिट करना है और इनपुट वाले को हमेशा
क्रेडिट करना है। तो ये आपके सेट ऑफ्स की एंट्री होती है। तो अल्टीमेटली पूरे जीएसटी चैप्टर में देखो यही है, बस आप एक बार गो थ्रू कर लेना और ज़्यादा लगे तो 2-3 क्वेश्चन सेट ऑफ के एक बार खुद से बनाकर देख लेना, बाकी सारी चीज़ें इसमें सिंपल ही है। तो आई होप आपको अच्छे से जीएसटी की सारी बातें रिवाइज हो गई होंगी। तो एग्ज़ाम में इनको छोड़ना मत, एक बार ज़रूर देख जाना। 4 से 5 नंबर तक की वेटेज के क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछ सकते हैं। चलो बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।